जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं हमारे अपकमिंग सूरवीर बैच के बारे में। तो सीएपीएफ का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और सीडीएस के लिए भी ये बैच है एक्सक्लूसिवली। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज कवरेज रहेगी और इसके बाद 35 ईयर्स यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी कई बार कवर भी करा है यूट्यूब और हम हमारे डिफरेंट बैचेज में, सिविल सर्विसेज के, एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, सीआईएसएफ के, जियो साइंटिस्ट और भी कई सारे एग्जाम्स लेती हैं यूपीएससी, उनमें ह्यूज रेपिटेशन होता है, तो उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहले कंसेप्ट्स रहेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और इनिशियली जो हमारे बैचेस थे उनमें सब्जेक्ट वाइज चीज़ें थी, बट इस बार हमने सोचा है कि हम कंप्लीट कवरेज दें। सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ जीएस के आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारा कुछ कवर होगा। तो इसमें ये आपके इंक्वायरी नंबर है, इनमें आप कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। टेलीग्राम के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आईडीज अवेलेबल हैं। कंप्लीट डिटेल्स आपको टीम प्रोवाइड कर देंगी, पूरी प्रोसेस बता देंगे ए टू जेड। तो इसके साथ ही मैं एक डेमो लेक्चर अटैच कर रहा हूँ, इसे आप अच्छे से देखें, समझें। हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। हमें पता ही है हमारे पार्ट 3 में है। देखिए, संविधान में जो भाग है उनमें से जो भाग 3 है उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। आर्टिकल है 12 से 35। आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35। तो ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है। तो इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट क्या है। तो स्टेट क्या है, देखिए, जो स्टेट है ना बेसिकली उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग ये है कि इनमें गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ये दो चीज शामिल है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज, ये सारी चीजें शामिल हैं स्टेट में। जैसे ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2021 में आया, इसमें इन्होंने स्टेट की डेफिनेशन पूछी। तो अब ये थोड़ा अलग वे में है क्वेश्चन। असल में आप इसे समझिए। देखिए, पहला ये कह रहे हैं कि ये एक लोगों की कम्युनिटी है जो कि एक डेफिनिट टेरिटरी को परमानेंटली ऑक्यूपाई किए हुए हैं, जो एक्सटर्नल कंट्रोल से परे है और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट साथ में इनके पास है। दूसरा कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड लोगों का एक डेफिनिट टेरिटरी है और इनके पास अथॉरिटी है जिनसे ये खुद को गवर्न कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझिए कि इनमें प्रॉब्लम्स हैं इस स्टेटमेंट में। नेचुरल राइट प्रोटेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये जो टर्म है स्टेट, स्टेट एक ऐसा टर्म है जो कि लोगों की एक कम्युनिटी को बताता है जो कि परमानेंटली ऑक्यूपाई किए हुए हैं एक डिफिनिट टेरिटरी को, जो एक्सटर्नल कंट्रोल से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल का इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिल रहा है, साथ ही एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आंसर इसका ए सही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये अपने आर्टिकल 12 के ऊपर है, ये सीडीएस का ही क्वेश्चन है, स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जब आर्टिकल 12 के अंदर हम स्टेट की बात करते हैं तो इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके साथ ही लोकल अथॉरिटीज भी हैं। तो मतलब दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। हालांकि भी हम इसकी चर्चा करेंगे कि उस क्वेश्चन सिविल सर्विसेज वाले क्वेश्चन में जो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे टैकल करें, बट फिलहाल आप समझिए कि स्टेट के अंदर सारी ही चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं और ये सीडीएस के क्वेश्चन से क्लियर होता है। आर्टिकल 13 बहुत ही सिंपल है। इसमें यह कहना है कि वैसे कानून जो फंडामेंटल राइट के विरोध में है, डेरोगेशन में है या उनकी अवमानना करते हैं, नहीं इन लॉज को मानते हैं, तो वो सारे जो लॉज होंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में होंगे उन्हें वॉइड कह दिया जाएगा। वॉइड का मतलब शून्य, ठीक है। वॉइड का मतलब शून्य होता है, यानी उस तरीके से आप कह सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर लॉ रहेगा जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा वो नल हो जाएगा, यानी अपने आप में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन से 6 फंडामेंटल राइट में से हमारे पास नहीं है? राइट टू इक्विटी, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फंडामेंटल राइट में आप देखो मेजरली सबसे पहले आपको राइट टू इक्वलिटी दिखेगा जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसके बाद आप देखो राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 से स्टार्ट होगा और आर्टिकल 19 से हम देखेंगे तो 22 तक देखने को मिलेगा। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है। एक्सप्लोटेशन का मतलब शोषण, शोषण के विरुद्ध ये अधिकार है। इसमें आर्टिकल 23 और 24 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से स्टार्ट होगा, 25, 26, 27 और 28 ये चार आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद कल्चरल और एजुकेशनल राइट,
मतलब ये आप समझो आपका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उनसे संबंधित ये अधिकार हैं। और ये आपको आर्टिकल 29 और 30 में देखने को मिलेंगे। 31A तो हट गया है, उसकी हम बात करेंगे अलग से। इसके बाद आप देखो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखने को मिलेगा, जो कि आर्टिकल 32 है। तो इसमें डेफिनेटली राइट टू इक्वलिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन भी है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। और इसके बाद राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है, राइट, तो इस कारण से आंसर बी होगा। तो राइट टू जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये अलग से आपको फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। और खास तौर से असेंबल पीसफुली, यानी शांतिपूर्वक तरीके से जो आप असेंबली करते हो, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में है और इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। बट प्रोटेस्ट वाली बात आपको अलग से हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं देखने को मिलेगी। देखिए, अब ये थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी हम इसे पढ़ते हैं। जो हमारा कराची सेशन हुआ था 1931 में कांग्रेस का, इसमें फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन लिया गया था। तो इस रेजोल्यूशन को किन्होंने ड्राफ्ट करा था? तो देखिए, ये जो कराची सेशन था, ये कराची सेशन हुआ था सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में। चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल जी। बट जो फंडामेंटल राइट प्रस्तुत किया गया उस टाइम पे, वो नेहरू जी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका है ऑप्शन ऑप्शन कौन सा? बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, तो आर्टिकल 15 पर बढ़ने से पहले हम 14 से 18 समझते हैं। तो राइट टू इक्विलिटी में हम देखते हैं आर्टिकल 14 को, जो है इक्विलिटी बिफोर लॉ। नाम से ये पता चल रहा है कानून के समक्ष समानता, यानी स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्विलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यानी जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो राज्य है, ये कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, कानून के समक्ष सब लोग बराबर रहेंगे। कुछ एक्सेप्शन है, उनकी बात करेंगे। तो मेजरली आपको क्या ध्यान रखना, इक्विलिटी बिफोर लॉ हमारे आर्टिकल 14 में है। इसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी आपके धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जाति के आधार पर और सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन निषेध है, प्रोहिबिट है। यानी स्टेट इन आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें आप देखो तो कोई भी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, मतलब इन जो हमने लिस्टिंग करी रिलीजन की, रेस की, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की, इनके आधार पर किसी को नहीं रोका जाएगा। किन चीज़ों के लिए? शॉप में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में, जो पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह हैं, इन चीज़ों में एक्सेस करने से नहीं रोका जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो रिलीजन है, रेस है, कास्ट, सेक्स है, इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, तो किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और इन चीज़ों के आधार पर, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों के आधार पर भी कभी भी एक्सेस होने से नहीं रोका जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड टू बी यूज टू द जनरल पब्लिक। अगर कोई बाथिंग घाट है, लेट सपोज, ठीक है, अब उस बाथिंग घाट में इन चीज़ों के आधार पर किसी को आने से नहीं रोका जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? बिकॉज ये आपको याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका काम है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये यूपीएससी के द्वारा ही पूछा गया सवाल है, सीडीएस में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार रिपीटेड है। कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है कि किसी भी सिटीजन को वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट, इन चीज़ों को यूज करने से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 14, 15, 16 या 17। तो अभी हमने इसकी चर्चा करी, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 की। तो ये जो 15 है, इसका हम देखते हैं कि क्लोज 2 का बी वाला पार्ट है ये। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 16 की बात करते हैं। बहुत आसान है। जो स्टेट है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको अवसर की समानता देगा, सबको बराबर का मौका मिलेगा, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इक्वल मिलेगी। देयर शेल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है। बट हमें पता है इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ें समझिए, जैसे कोई भी नागरिक को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस या इनके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, इनके आधार पर नहीं रोका जाएगा स्टेट के एम्प्लॉयमेंट में। यानी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों के आधार पर कोई भी इनएलिजिबल नहीं रहेगा, इन जो बेसिस हैं जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, इन चीज़ों के आधार पर। अब एक बात समझिएगा, इनमें एक्सेप्शंस हैं, डेफिनेटली एक्सेप्शंस हैं।
ये जो आप क्लोजेस देख रहे हो ना अलग अलग, जैसे यहाँ पे आप देखो कि इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रोकता हो पार्लियामेंट को, क्या क्या किन चीज़ों के लिए, तो लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसे जो एम्प्लॉयमेंट की क्लासेज हैं वो क्रिएट कर सकती हैं, और ऑफिस के अपॉइंटमेंट के लिए जो भी नियम कानून है उन्हें डेफिनेटली फॉर्मुलेट कर सकती है। इसके अलावा कोई भी इस आर्टिकल में ऐसी बात नहीं है जो स्टेट को रोक रही हो किन चीज़ों के लिए, रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये बात स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आर्टिकल 16(4) में। अब आप आर्टिकल 16(6) जब पढ़ोगे तो देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टेट को रोक रही हो किन चीज़ों के लिए, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो अमेंडमेंट करके ये जोड़ा गया है। तो जितने भी रिजर्वेशन वाली बातें हैं ऑलमोस्ट आपको आर्टिकल 16 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आर्टिकल 16 में पब्लिक अपॉइंटमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट होती है कि जो भी आपके जो रिजर्वेशन वाली बातें हैं सेंट्रल जॉब से रिलेटेड, वो सब कुछ आर्टिकल 16 के क्लोजेज में देखने को मिलेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात की गई है। जो छुआछूत है, जो कि एक एंशियंट प्रैक्टिस देखने को मिल रही थी, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है सोसाइटी में ऑब्वियसली, इसे ऑफेंसेबल बना दिया गया। ऑफेंस एक ऐसा है जो पनिशेबल है, यानी एक पनिशेबल एक्ट रहेगा अगर कोई अनटचेबिलिटी को यूज करता है। तो हर एक फॉर्म में इसे अबॉलिश कर दिया गया है, और इसके हर एक फॉर्म का फॉरबिड कर दिया गया, निषेध कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में हम देखते हैं अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो उपाधियां हैं, जैसे बहुत सारी टाइटल्स होती हैं, उन्हें अबॉलिश कर दिया गया है। जैसे पहले आप देखते होंगे टाइटल्स, राजा जी, राज बहादुर, बहुत सारे टाइटल्स हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, उन चीज़ों को अबॉलिश कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन सेल बी कन्फर्ड बाय। तो कोई भी टाइटल नहीं यूज किया जाएगा। नो सिटीजन सेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। किसी भी अन्य देश से कोई भी भारत का नागरिक टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया सेल while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of president any title from any foreign state। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो और कोई ऑफिस का पद धारण किए हो, तो वैसे केस में आप बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के भी टाइटल को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बात है। इसके बाद हमने राइट टू इक्वलिटी को कवर किया। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात याद होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, कि राइट टू इक्वलिटी हम 14 से 18 तक देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, और ये आर्टिकल 19 से 22 तक देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आर्टिकल 19 में। तो भारत के सभी नागरिकों को किन चीज़ों का अधिकार है, स्पीच और एक्सप्रेशन का, यानी आप अपने वाक स्वतंत्रता के लिए, बोलने की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हैं। दूसरा कह रहे हैं आप पीसफुली असेंबल कर सकते हो बिना आर्म्स के, ऑब्वियसली बिना शस्त्र के। तीसरा कह रहा है आप एसोसिएशन यूनियन बना सकते हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट कर सकते हो। फ्रीली भारत की टेरिटरी में मूव कर सकते हो, और भारत के किसी भी पार्ट में रिजाइड और सेटल कर सकते हो। अब इतने सारे प्रोविजन है तो डेफिनेटली आपको पता होगा बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। आप किसी भी प्रोफेशन को चुन सकते हो और अपने ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 20 की बात करेंगे। आर्टिकल 20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, नो पर्सन सेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। क्या कह रहे हैं, लेट सपोज 2024 में किसी ने क्राइम करा। क्राइम क्या था, तो कौन सा क्राइम ले, मान लो लेट सपोज किसी ने चोरी करी। ठीक है, तो अगर किन्होंने चोरी करी है और उस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई सजा है, लेट सपोज उसके लिए, लेट सपोज की 1 ईयर की है। ठीक है, 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो चीज एट प्रेजेंट चल रही है उसी के आधार पर उसे इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने ऑफेंस करा और उसके बाद आपने उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो बढ़ा दी। ठीक है, एक बात यह है। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि नो पर्सन सेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ। जब तक लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है तब तक ऑफेंस वाली बात के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा ये कि जो पेनल्टी डिसाइडेड है, जैसे अभी मैंने बताया 1 साल वाली अगर पेनल्टी है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो उसे आप बढ़ा करके 2 साल नहीं कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम में।
ठीक है, बाद में आप अमेंडमेंट ला करके और बाकी सारी चीज़ें हैं ही। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इसका क्लॉज 2 है वो ये कहता है किसी भी पर्सन को एक ही गलती के लिए एक से ज़्यादा बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई चोरी करी और किसी ने कोई चोरी करी और 1 साल की उसमें वो है इम्प्रिजनमेंट है, तो फिर ऐसा नहीं कि फिर वो जेल से आया फिर उसे दोबारा 1 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट में डाल दिए। ठीक है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। एक ही गलती के लिए दोबारा आप प्रोसिक्यूट पनिश नहीं होगे। तीसरा क्या है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो खुद के खिलाफ मजबूर करके विटनेस नहीं बनाया जा सकता। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आर्टिकल 20 था। आर्टिकल 21 क्या है, तो राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता जो है, जो पर्सनल लिबर्टी है आपकी, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड हैं बाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, ये चीज़ है। 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। स्टेट जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सभी चिल्ड्रन को जो 6 से 14 साल के हैं। आर्टिकल 21 में आप देखो तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ब्रॉड आर्टिकल है अपने आप में और बहुत सारे रीसेंट जजमेंट्स भी आए हैं। इसके बाद आर्टिकल 21A है। देखिए ये जो ABC रहेगा आप समझ जाना अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, 6 से 14 साल वाला जो प्रोविज़न है ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। इस पर काफ़ी सारे सवाल अभी हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आर्टिकल 22 देखते हैं। तो अगर अरेस्ट होती है किसी की या डिटेंशन होता है तो इनके लिए क्या क्या प्रोविज़न है। तो आप देखो इन्होंने क्या कहा है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड सेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट नोर सेल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। यानी कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना उन्हें इन्फॉर्म किए, पहली चीज़। दूसरी ये कि वो जो अरेस्ट का ग्राउंड्स होंगे इनमें आपको कंसल्ट करने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, आप लीगल प्रैक्टिशनर अपने पसंद से चुन सकते हैं जिन पर ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर ऑफ सच अरेस्ट। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है लेट्स सपोज 9:30 में संडे को, तो 9:30 से लेकर अगले 24 घंटे तक ये मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने चाहिए और इनमें एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है, जर्नी में भी तो टाइम लगेगा, उस चीज़ को उस टाइम को हटा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए। देखिए ये अरेस्ट वाली जो बात है ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, 24 घंटे के अंदर जो है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में पहुंचना पड़ेगा जिन्हें भी कस्टडी में रखा गया है। और इसके बाद आप देखो, हाँ ये सब चीज़ें तो है ही, अगर कोई एनिमी एलियन है तो ये प्रोविजंस नहीं मिलेंगे डेफिनेटली, या अगर किन्हीं को अरेस्ट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर तो भी ये प्रोविज़न नहीं मिलेंगे। अच्छा, क्या होता है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो बेसिकली दो तरीके की डिटेंशन होती है। एक प्यूनिटिव, जिसका मतलब समझते हैं, ऑब्वियसली ऑफेंस के बाद जो डिटेन किया जा रहा है, और दूसरा है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब शक के आधार पर कि हाँ आगे चल कर के ये ऑफेंस कर सकते हैं क्योंकि पास्ट में इन्होंने करा है, तो उसके आधार पर उन्हें पहले ही डिटेन कर लिया जाता है किसी इंपॉर्टेंट चीज़, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन रहता है। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं देखने को मिलेगा। और बेस्ट सी बात है कि ये तो शक के आधार पर है और कई सारे फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व हैं, तो इनमें एक लिमिट होनी चाहिए, टाइम लिमिट खास तौर से, अदरवाइज इसका मिसयूज डेफिनेटली किया जा सकता है। ना बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24। 23 क्या कहता है कि ह्यूमन बीइंग की जो ट्रैफिकिंग है और जो फोर्स्ड लेबर है, यानी एक तरीके से जो बंधवा मजदूरी है और जो बेगार होता है, इन सब चीज़ों को कंप्लीट प्रोहिबिट कर दिया गया है और कानूनी तौर पर ये पनिशेबल ऑफेंस है अगर कोई ऐसा करते हुए देखा जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, और यही बातें हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल 24 भी अगर आप देखोगे तो एक सिंपल सी बात ये कही गई है कि कोई भी चाइल्ड जो कि 14 साल से कम का है उसे किसी भी एक ऐसे जगह पे जो रिस्की है, जो हजार्डस वर्क है, जैसे माइंस, फैक्ट्री, इन चीज़ों में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। ये लीगली ऑफेंसिबल एक्ट होगा। नाउ बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की।
तो इसमें आर्टिकल 25 है जिसमें कहा गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। यानी इनमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कंसाइंस यानी आपका जो चेतना है, अंतर्मन है, इनकी फ्रीडम है। इसके अलावा जो भी रिलीजन आप फॉलो कर रहे हैं उसे प्रोपिगेट करने का, प्रैक्टिस करने का, इन सब चीज़ों की भी आज़ादी है। बट ऑब्वियसली बात है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, और भी प्रोविजंस हैं। ठीक है, इसके अलावा नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। मतलब ये आर्टिकल स्टेट को किसी भी रूप में कोई लॉ जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसे, या फिर कोई नया लॉ बनाने से नहीं रोकती है। आर्टिकल 26 में है कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की आज़ादी है, बट अगेन यहाँ पे भी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ है। तो जैसे अगर कोई रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए खुद के इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकता है, मैनेज कर सकता है, राइट, अपने रिलीजन के मैटर्स को मैनेज कर सकता है। इसके अलावा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आर्टिकल 27 में क्या है, तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, यानी किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किस चीज़ के टैक्स के लिए? जो आपके किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीजियस डोमिनेशन से संबंधित है, उस चीज़ के लिए। आर्टिकल 28 क्या है फिर? तो कोई भी रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है, कोई धार्मिक आदेश हैं या जो सलाह है, वो चीज़ें आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेंगी जो होली स्टेट फंड से मेंटेन्ड है। तो स्टेट फंड से जो मेंटेन चीज़ें हैं उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा आर्टिकल 29 में अगर हम देखें तो इसमें माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात की गई है, यानी अल्पसंख्यकों के इंटरेस्ट की बात की गई है, और ये आपका आता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के तहत। तो इसमें क्या बात है? इसमें यही बात है कि नागरिकों का कोई भी एक ऐसा सेक्शन जो कि टेरिटरी में रह रहा है, इंडिया टेरिटरी में रह रहा है, उनके पास ये अधिकार है जो कि वो अपने खुद के लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को, इन चीज़ों को प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रख सकें। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा तो ये कि किसी भी नागरिक को रोका नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। किस चीज़ के लिए? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंटर करने के लिए जो कि स्टेट फंड से जिन्हें मदद मिल रही हो। किन आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, इन चीज़ों के आधार पर। आर्टिकल 30 में क्या है? तो ये अगेन आप देखो तो माइनॉरिटीज़ का ये अधिकार है जिनसे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्थापित भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आर्टिकल 2 है, बट यहाँ पे रीट्स वाली बात है, तो रीट्स को हम अलग से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पीवाईक्यूज को। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, जो कि आर्टिकल 15 में है, ये फंडामेंटल राइट किस कैटेगरी के अंदर है? तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 14 से 18 जो है ये हमारा राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत है। तो आंसर इसका डी है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते थे और ये आपको मिल जाएगा बेयर एक्ट से। आगे देखिए, राइट टू इक्वलिटी में 5 आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से हैं? और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पुराने सवाल है ना, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन सी है, 14 से 18। सीएपीएफ का क्वेश्चन है, राइट टू इक्वलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों को रोका जाएगा। इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स दिए जाएंगे माइनॉरिटीज़ को। नहीं, ये 14 से 18 में कहाँ है? तो ये चीज़ हम आर्टिकल 30 में देखते हैं और 29 में। इसमें इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज़ के, इसे प्रोटेक्शन की बात है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात मिलेगी आर्टिकल 30 में। तो थर्ड तो होने से रहा, तो थर्ड को एलिमिनेट करते हैं हमारे आंसर्स में से। अब हमारे पास बचा है सी और डी। तो चौथा देखना है, तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। तो हाँ बिल्कुल 14 से 18 के बीच है। दैट मीन्स आंसर इसका ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, तो पूछ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज में से कौन सा अनटचेबिलिटी में है। तो ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है रिसेंट का। अनटचेबिलिटी किस में है? आर्टिकल 17 में। तो आर्टिकल 17 किसके बीच आएगा? 14 से 18 के बीच आएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? डी। बाकी तो अलग अलग आर्टिकल है। अच्छा, ये देखना, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पहले एक्सप्लोइटेशन डाला है, तो आपको लगेगा कि एक्सप्लोइटेशन से एसोसिएटेड है, तो इसलिए आप आर्टिकल वाइज इन्हें याद रखें। ठीक है, इक्विलिटी के अंदर है ना ऑब्वियसली अनटचेबिलिटी वाली बात, क्योंकि 14 से 18 है। अगला देखिए, कौन सा करेक्ट नहीं है आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग। इक्विलिटी बिफोर लॉ केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, पहला कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन को सिक्योर करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए भारतीय टेरिटरी में।
तीसरा कह रहे हैं जो स्टेट है वो डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए। चौथा कह रहे हैं स्टेट जो है ये नॉन सिटीजन को डिनाई नहीं करेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए। पहली बात यहाँ पे साफ तौर से गलत है। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये केवल भारतीयों के लिए नहीं है बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 आर्टिकल है ना, ये केवल सिटीजन को हैं। बाकी सारे आर्टिकल सिटीजन फॉरेनर दोनों के लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साथ में बोलना है और याद करना है 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल जो हैं वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए हैं। तो ये तो 14 में आता है, दैट मीन्स ये वाली बात गलत है, आंसर इसका ए होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इक्वल प्रोटेक्शन के लिए स्टेट सिक्योर करेगा। तीसरा कह रहे हैं स्टेट नहीं रोकेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए, ठीक है, ये बात भी सही है। और चौथा कह रहे हैं कि वही बात है इक्वलिटी बिफोर लॉ नॉन सिटीजन के लिए। आर्टिकल 14 के बारे में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहे हैं ये तभी अप्लाई होगा जब इनविडिवस यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है दो इक्वली और सिमिलरली सर्कमस्टेंसेज चीज़ों पर बिना कोई रेशनल बेसिस के। दूसरा कह रहा है आर्टिकल 14 जो है ये गारंटीड करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ को और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भारतीय टेरिटरी में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 14 मेजरली यही कहता है कि अगर कोई दो लोग हैं, दोनों एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आपको दोनों को इक्वली ट्रीट करना होगा, ठीक है, ये बात है। दूसरा कह रहे हैं आर्टिकल 14 गारंटीड करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये तो दो मुख्य बातें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक डिफरेंस तो ये है, जैसे इक्वलिटी फॉर लॉ का मतलब ये है कि जो कानून के समक्ष है वो इक्वलिटी होगी, ठीक है, इक्वली ट्रीट किया जाएगा इक्वली सर्कमटेंसेड लोगों को। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून के आधार पर प्रोटेक्शन की जाएगी, ठीक है। तो आंसर इसका बोथ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है? अब ये आई है की, ठीक है, आंसर की आई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। तो इसमें इन्होंने आंसर जो दिया है वो ऑप्शन ए दिया है। अब ये मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन था, मतलब आप देखो इसके इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आंसर की में सबने अलग अलग आंसर दिया है। तो नेचुरल जस्टिस वाली बात थोड़ी अलग थी, हालांकि कई लोगों ने बताया था आंसर नेचुरल जस्टिस के बारे में, जिनमें मैं भी था। द डिफाइनिंग डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इज द जस्टनेस एंड फेयरनेस ऑफ लॉ। समझते हैं, देखिए क्या कहने का मतलब है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और दूसरा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है वो क्या है, तो लॉ की जस्टनेस और फेयरनेस होती है। अब ये एक जस्ट और फेयर लॉ क्या होता है, यानी एक ऐसा कानून जो न्याय संगत हो, न्याय के आधार पर हो, वो क्या होता है, तो एक ऐसा लॉ जिसने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करा है, वो लॉ जस्ट और फेयर होता है। एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग इज सेम बिटवीन टू स्टैंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेचुरल जस्टिस क्या है, एक डिस्टिलेट प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है, अच्छा ये बात वैसे जस्टिस मैगरी ने कही है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट था ड्यू प्रोसेस से संबंधित। इसमें इन्होंने यही कहा है बेसिकली कि ड्यू प्रोसेस केवल लॉ की एप्लीकेशन नहीं है बल्कि फेयरनेस है। कि मान लीजिए एग्जाम्पल समझाता हूँ, कोई लॉ बनाया गया, अब वो लॉ की प्रोसीजर जस्ट है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल ले लूँ, हिस्ट्री से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज आप रोलेट एक्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब रोलेट एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास करा, सबने पास करा, तो जो लॉ बना गया वो कैसा था, फेयर था बनाते टाइम। बट उसका एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, सबको पता है, ठीक है। तो ये चीज ड्यू प्रोसेस इस चीज से डील करता है। तो जो फेयर एप्लीकेशन है ना, कि जो आप अप्लाई करोगे लॉ को वो भी न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी जो क्रक्स है वो है, और नेचुरल जस्टिस के आधार पर हम इस चीज को डिटरमाइन करेंगे। एनआईएस वाली बुक में इन्होंने नेचुरल जस्टिस को बहुत अच्छे से समझाया है। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, नेचुरल जस्टिस इंप्लाइज फेयरनेस, रीजनेबलनेस, इक्विलिटी एंड इक्विटी। मतलब 4 कंसेप्ट से ही बेसिकली इंप्लाई कर रहा है नेचुरल जस्टिस। पहला तो ये कि फेयर होना चाहिए, रीजनेबल चीज होनी चाहिए, यानी न्याय संगत तर्कपूर्ण होनी चाहिए। नेचुरल जस्टिस जो है ये कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट है और ये डील करता है प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ये बात देखने को मिल रही है। बहुत टफ क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कंसेप्ट्स हैं, और कंसेप्ट भी इस बेसिस पे है क्योंकि पीवाईक्यूज आप देखोगे तो इनमें इस तरीके के सवाल पहले से पूछे जा रहे हैं, बट इनके ट्रेंड को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है ये एसेंस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। कौन सा फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड नहीं है पर्सन को?
प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, तो ये अभी हमने साफ तौर से पढ़ा। टू रिफ्यूज गिव हीज अर सैंपल ऑफ हैंडराइटिंग एज एविडेंस, टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। चौथा कह रहा है राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ। अभी सारी चीजें हमने पढ़ी, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, जब तक कानून का उल्लंघन ना हो तब तक आप किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा ये कि एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता है। तीसरा कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता किसी भी ऑफेंस में, बट यहाँ कह दिया गया है कि विटनेस बनाया जा सकता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेयर एक्ट वाले हैं, ठीक है, तो आप किसी अदर बुक को फॉलो करो, सबको पता पॉलिटी की फेमस बुक, बट उनमें भी ये चीज़ें हैं, बट आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। और ये आर्टिकल बेस्ड सवाल है, मानिए या ना मानिए, अगर आपको आर्टिकल में क्लैरिटी है सारे पॉइंट्स में तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर लेंगे। और डीपीएसपी में हम देखेंगे कि डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ भी, ठीक है, तो ये तो साफ तौर से हम पढ़ रहे हैं कि ये गलत है। आगे देखिए, अच्छा बाकी के एक्सप्लेन कर दूं क्या? तो क्या कह रहे हैं कि हाँ वही चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि अगर कोई वायलेशन हो रहा है किसी लॉ का तो उस टाइम पे वो एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। जैसे 1 साल का अगर लेट सपोज इम्प्रिजनमेंट है तो उस टाइम पे वो लॉ होना चाहिए एप्लीकेबल, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में आप लॉ बनाओगे और उसके आधार पर फिर पुरानी सजा को दोगे, ठीक है, तो ये बात है। जो भारत का संविधान है ये किस चीज़ की गारंटी नहीं देता है? फंडामेंटल राइट के तौर पर। यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, ये फिलहाल में आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ट्रेड एंड बिजनेस कैरी करना, हाँ ये है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले था हमारा फंडामेंटल राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें इन्होंने पूछा कि किस आर्टिकल के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। तो पहले ये फंडामेंटल राइट था, बट इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। किसे? राइट टू प्रॉपर्टी को। तो इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के तहत था, बट बाद में आर्टिकल 300A में इसे राइट टू प्रॉपर्टी के रूप में जोड़ दिया गया। किसे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो ABCD ये जो मार्किंग है ना, ये अमेंडमेंट को दिखाता है, और अमेंडमेंट के बाद ही ना इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया, क्योंकि पहले तो ये फंडामेंटल राइट था। तो आंसर क्या है? बी। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विस में पूछा गया है किस पार्ट और किस चैप्टर में राइट टू प्रॉपर्टी जोड़ा गया पार्ट 3 से हटा करके। ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन है, बिना बेयर एक्ट के तो सॉल्व नहीं होगा। तो ये चैप्टर 4 में है, राइट, चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 यानी आंसर ऑप्शन बी है, पार्ट 12 के चैप्टर 4 में। राइट टू प्रॉपर्टी का क्या पोजीशन है इंडिया में, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन अगेन मैंने आपको बताया है, आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करें। क्या ये फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल नहीं, हमें पता है। तो ये लीगल राइट है, डेफिनेटली राइट टू प्रॉपर्टी। तो क्या ये केवल सिटीजन को है या किसी भी पर्सन को है? तो देखिए ऐसे जो राइट्स है ना वो मोस्टली सभी को हैं, ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल जो है वो इंडियन सिटीजन के लिए हैं। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है, सिटीजन ओनली वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ लोगे, अभी जब PYQs करोगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि जो आर्टिकल्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मोस्टली सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए हैं, कुछ आर्टिकल्स को छोड़ करके। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं आर्टिकल 301 राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है, बट हमने पढ़ा अभी कि ये 300A है ना कि 301, तो पहला गलत है। दूसरा तो ऑटोमेटिक सही होना ही है, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है ना कि फंडामेंटल राइट। तीसरा कह रहे हैं आर्टिकल 300A जो है वो इंसर्ट किया गया संविधान में 44th अमेंडमेंट के द्वारा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो लीगल राइट वाली बात हम देख रहे हैं, लीगल राइट वाली बात वो जो कि आर्टिकल 300A में ऐड की गई वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा की गई, ठीक है, तो इस कारण से तीसरा सही है। तो आई थिंक यहाँ पे पहला गलत है, बाकी सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन, अच्छा कौन कौन सा इसमें? आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। अच्छा हाँ देखिए ये बात बिल्कुल सही है, 44th अमेंडमेंट, बट यहाँ गलती है, कांग्रेस वाली बात यहाँ पे जो देखने को मिल रही है 44th में ये गलत है, क्योंकि जनता दल के द्वारा की गई थी, जनता दल की गवर्नमेंट थी 1978 में, ठीक है। तो बेसिकली 42nd में बहुत कुछ बदला गया, तो 44th में उन चीज़ों को काफ़ी कुछ रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। ये इमरजेंसी के टाइम पर भी हम पढ़ेंगे, इमरजेंसी के प्रोविजंस में भी।
तो 42nd अमेंडमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, 44th में भी किए गए। तो 42nd में जो जो चीज़ें बदली गई ऑलमोस्ट उनको यहाँ पे वापस से 44th में उन्हीं चीज़ों में ले आया गया। ठीक है, तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, जनता दल के द्वारा। तो इसका आंसर ए होगा, ए 2 ओनली, क्योंकि पहला तीसरा दोनों गलत है। ये बात बिल्कुल सही इन्होंने लिखी, बट आधी बात यहाँ पे गलत लिख दी। वैसे ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी। आर्टिकल 301 जो है, एक सेकेंड, हाँ 301 जो है, इसमें आपको ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, इनकी फ्रीडम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 44th अमेंडमेंट के द्वारा किसे एलिमिनेट किया गया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, राइट टू प्रॉपर्टी को, या राइट टू एजुकेशन को? ये सारे तो हैं, बिल्कुल हमारे अधिकार हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत, यानी अगर आपके किसी भी राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बट राइट टू प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर इसका सी है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी तो हमें अच्छे से पता है, ये एलिमिनेट कर दी गई है, यानी लीगल राइट अभी से बना दिया गया है। कुछ अमेंडमेंट्स है मेजर वाले ही, आप पढ़ लेना। 1978 में 44th अमेंडमेंट देखने को मिला, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ है, बिल्कुल है। राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, तो इसलिए आंसर डी है। वैसे देखिए ना, ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अगर आपको आर्टिकल इनके रिलेटेड पता है तो डेफिनेटली आप बहुत ईजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा संविधान है ये फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन की गारंटी देता है किन चीज़ों के सब्जेक्ट में, मतलब एक्सेप्शंस क्या है? पहला कह रहे हैं डीपीएसपी का, दूसरा कह रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तीसरा कह रहा है राइट टू इक्वलिटी का। ये बेस्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। देखिए, जो इसका आंसर दिया है यूपीएससी ने, वो ऑप्शन नंबर दिया है इन्होंने ए, 1 एंड 2। बात क्या है ना कि हमारा संविधान थॉट और एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है, बिल्कुल देता है। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली हमारे आर्टिकल 19 में है ही, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी सोचने और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी। बट इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, और जब डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू क्या बता रहा है कि अगर कोई डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना है और उसके लिए फिर आप उसके लिए अपने फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को उसके खिलाफ व्यक्त कर रहे हो, तो वो चीज़ फिर वहाँ पे आपको देखी जाए तो वो एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगी, अनलॉफुल मानी जाएगी। ठीक है, यही चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ है। बट राइट टू इक्वलिटी खुद ही हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें फिर सब्जेक्ट टू कैसे आएगा? तो इस कारण से आंसर ऑप्शन ए है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कि राइट टू इक्वलिटी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है, और फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है कि आप कोर्ट में जाकर के इसे एप्लीकेबल करने के लिए बात रख सकते हैं डेफिनेटली, बट ये दोनों चीज़ें नॉन जस्टिसिएबल है, इसलिए सब्जेक्ट टू 1 एंड 2। तो आंसर इसका ए है। नेक्स्ट देखिए, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू। जो ब्रिटिश सिटीजन भारत में रह रहे हैं वो किस अधिकार को क्लेम नहीं कर सकते हैं? सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। ट्रेड एंड प्रोफेशन को, इक्वलिटी बिफोर द लॉ को, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार इन्होंने पूछा है कि कौन सा अधिकार केवल सिटीजन के लिए है, कौन सा फॉरेनर्स के लिए है। तो ये आपको याद कर लेना है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल है केवल इंडियंस के लिए है। तो मैच करते हैं इनमें से। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ, नहीं ये गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये आप देखो तो डेफिनेटली ये भी गलत है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड, क्योंकि ये आर्टिकल 19 1G का पार्ट है, और हमें पता है कि आर्टिकल 19 जो है 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल है वो केवल और केवल सिटीजन्स के लिए है, तो ये ब्रिटिश सिटीजन क्लेम नहीं कर सकते हैं। कौन सा फंडामेंटल राइट केवल नॉन सिटीजन को अवेलेबल है? देख सकते हो आप, यूपीएससी ने ही पूछा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको आर्टिकल के आधार पर सॉल्व करने हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है आर्टिकल 14 है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 है, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये जो दो हैं ये आपको देखने को मिले हैं, नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है।
इसके अलावा जो ये आपका डिस्क्रिमिनेशन वाला जो 15 है, तो डेफिनेटली 15 जो है ये केवल इंडियंस के लिए है। इसी तरीके से जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, ये भी आपके आर्टिकल 21 का पार्ट है, जो कि नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, जो कि अवेलेबल टू नॉन सिटीजन ऑब्वियसली। तो बस वही सिंपल सा ध्यान रखना है, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आप देखना कि इन पांचों में से अगर आपसे कोई पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली ये केवल सिटीजन्स के लिए है। कौन सा फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन को अवेलेबल है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो स्पीच वाली जो आज़ादी है ये आर्टिकल 19 में है। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये नॉन सिटीजन को अवेलेबल है? तो आर्टिकल 19 या 15, 16, 19, 20 और 30, ये जो 5 आर्टिकल है केवल इंडियंस को है, तो फर्स्ट तो नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा सेकंड तो होना ही होना है, अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। उसके बाद फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, तो ये भी आप देखो तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच आएगा। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो इस कारण से जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट वाली बात आर्टिकल 16 में है, और आर्टिकल 16 हम देखें तो ये केवल और केवल सिटीजन्स को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो फंडामेंटल राइट है ये केवल इंडियन सिटीजन के लिए है और फॉरेनर्स के लिए नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इक्वलिटी फॉर लॉ नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हाँ, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बिल्कुल नहीं, फ्री प्रैक्टिस ये भी नहीं। तो आंसर इसका जो है वो ऑप्शन बी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये चीज़ जो है वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को डिस्क्राइब करा है कि ये संविधान की आत्मा है। इसका कारण ये बता रहे हैं कि आर्टिकल 32 एक इफेक्टिव रेमेडी देता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर। तो देखिए दोनों बातें सही है, आंसर इसका ऑप्शन ए है। और अभी हम आर्टिकल 32 पर अलग से चर्चा करेंगे। हालांकि मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया अम्बेडकर जी के द्वारा, क्योंकि आप समझिए ये जो हमें राइट्स दिए गए हैं, अगर इनका वायलेशन होता है तो हम कहाँ पहुँचेंगे? ऑब्वियसली कोर्ट्स में पहुँचेंगे। तो ये जो कोर्ट्स में पहुँचने की जो हमें पावर दी गई है आर्टिकल 32 के तहत है। तो जो भी हमारा वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का, हम कोर्ट जाएंगे, और ये चीज़ आर्टिकल 32 में, तो ये तो पूरे संविधान की आत्मा हुई इस रूप में, ये अंबेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, पूछ रहे हैं कि किन्होंने रीट पिटीशन फाइल किया था जिससे हमें सुप्रीम कोर्ट में एक फेमस वर्डिक्ट देखने को मिली और फंडामेंटल राइट को राइट टू प्राइवेसी बना दिया गया। अभी रिसेंटली सीडीएस का पेपर हुआ है, बट राइट टू प्राइवेसी पर यूपीएससी ने पहले भी कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। ये तो खैर सबको पता है, जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी का जजमेंट था जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देख के ही मुझे आइडिया लग गया, ये तो आर्टिकल्स होंगे नहीं, आर्टिकल 21 ही होगा, या आर्टिकल 21 में ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो वही पूछ रहे हैं कि ये तो हमारे आर्टिकल 21 में है और इसी के तहत राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। ठीक है, तो मतलब आप जीवन जी रहे हो और खुद की आज़ादी है, तो इसके तहत आपके आपकी प्राइवेसी की भी तो आज़ादी है ना, तो ये चीज़ इसी के अंदर शामिल है। ठीक है, तो आंसर सी यहाँ पे करेक्ट है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया अपना 2018 वाला, और एक सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज 2021 में। इसमें इन्होंने क्या पूछा था? राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है? आर्टिकल 21 में। तो डेफिनेटली आप देखिए, मतलब सिविल सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन 2021 में रिपीट कर रहे हैं, और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं, अभी भी आपके सीडीएस में पूछ रहे हैं। आर्टिकल 21 के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को गारंटीड करता है। दूसरा कह रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वाटर को फंडामेंटल राइट नहीं बताया बल्कि एक लीगल राइट बताया। तीसरा कह रहे हैं जो वाटर का अधिकार है ये हमें राइट टू लाइफ के अंदर ही शामिल है। चौथा कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने भी हेल्ड करा कि जो क्लीन वाटर की जो एक्सेस है ये एक नेचुरल राइट है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड किया गया कि वाटर बिल्कुल बेसिक नीड है सर्वाइवल का। ठीक है, और इस तरीके से ये पार्ट है राइट टू लाइफ और ह्यूमन राइट्स का। दैट मीन्स यहाँ पे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी गारंटीड करता है बिल्कुल। बट ये बात अगर आप देखो तो ये बात यहाँ पे साफ तौर से गलत है, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट के अंदर ही माना गया। ठीक है,
तो ये तो इंटरप्रिटेशन बेस्ड है ना, मतलब राइट टू लाइफ जो है वो कह रहे हैं, राइट टू वाटर जो है वो कह रहे हैं कि लीगल राइट नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, अच्छा इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं लीगल राइट है, जो कि ऑब्वियसली नहीं है, गलत है साफ तौर से, क्योंकि राइट टू लाइफ तो आपके फंडामेंटल राइट के सब पार्ट में उस वे में देखा जा रहा है। इसके बाद आप देखो राइट टू वाटर इन्फर्ड फ्रॉम राइट टू लाइफ, तो वही बात अभी मैंने बताई कि जो आप जीवन जीने के अधिकार की बात कर रहे हो, इसमें इस बात का भी तो अधिकार है कि साफ पीने का पानी मिले। ठीक है, तो ये चीज भी शामिल है। उसके बाद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि क्लियर वाटर की जो एक्सेस ये एक नेचुरल राइट है, ये बात भी गलत है। वाटर की जो क्लियर एक्सेस है ना, मतलब क्लियर वाटर की जो एक्सेस है ना, ये नेचुरल नहीं बल्कि आपकी फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इस कारण से चौथा गलत है। और कौन सा एक गलत था? हाँ, ये बात भी साफ तौर से गलत है। तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन ए, 1 and 3 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो स्टेटमेंट वाइज है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। डिफेमेशन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट पर टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 13। तो कह रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 19 जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी बोलने की और एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, इन पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डिफेमेशन के थ्रू लगाया जा सकता है। डिफेमेशन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बोलने की आज़ादी है, दैट मीन्स आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कह रहे हैं कि जो रिपुटेशन का अधिकार है वो आर्टिकल 19 में ही निहित है, इनहेरेंट है, उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो अब ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में एक बात और रहती है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये भी एक फैक्टर रहता है। बट इन क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, कब? जब इनमें से किसी एक स्टेटमेंट को हम पता कर ले कि गलत है। वैसे कई बार सही रहेगा, जब सही रहेगा तो हमारे पास दो ऑप्शन बच जाएंगे, ए और बी, उसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए ना? तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है वो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। राइट टू रेपुटेशन जो है वो हमारे आर्टिकल 21 में है, ठीक है, ना कि 19 में। तो ये तो गलत है, सेकंड गलत है। तो सेकंड जैसे ही गलत है तो इकलौता ऐसा आंसर इसमें सेकंड गलत है, तो आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट केवल सिटीजन को अवेलेबल है। तो अब ये हर बीएससी में हर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला कह रहा है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये आर्टिकल 16 है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 25 से 28 के बीच, और ये तो आर्टिकल 19 है ही। तो आपको केवल और केवल सिटीजन के लिए कौन कौन से अवेलेबल है? 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये 16 वाला केवल सिटीजन के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल सही। तो 1 तो आएगा हमारे आंसर में, यानी डी गया। इसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, नहीं, ये तो सबके लिए अवेलेबल है, तो सेकंड तो हमारे आंसर में नहीं आएगा। तो सेकंड नहीं आएगा, तो ये चला गया और ये चला गया। अच्छा, एक ही आंसर बचा, ऑप्शन बी, 1 and 4। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आप इजीली टैकल कर लेंगे। करेक्ट पूछ रहे हैं। आर्टिकल 15 जो है ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों को अवेलेबल है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल इंडियन को अवेलेबल है, तो ये तो गलत हो गया। आगे कह रहे हैं कि आर्टिकल 16 केवल सिटीजन के लिए अवेलेबल है, तो हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद अगला कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 जो है ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए अवेलेबल है। तो 15, 16, 19, 29, 30 इसके दायरे से बाहर है, तो हाँ दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। वही बात है ना, आप एक बार आर्टिकल याद कर लें तो फिर बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी जो फंडामेंटल राइट है वो केवल सिटीजन के लिए अवेलेबल है बट फॉरेनर के लिए नहीं। तो अगेन आपसे वही पूछ रहे हैं कि केवल सिटीजन को अवेलेबल है बट फॉरेनर को नहीं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो बिल्कुल दोनों को अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो आर्टिकल 19 है और हमें पता है आर्टिकल 19 केवल इंडियन सिटीजन के लिए है, तो आंसर इसका बी होगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नहीं, ये सबके लिए है, और रिलीजियस फ्रीडम भी सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज नॉट अवेलेबल टू, मतलब आर्टिकल 22 किसके लिए अवेलेबल नहीं है? तो ये अभी हमने खास तौर से पढ़ा अलग से। हाँ, ये देखिए आर्टिकल 22 में, नथिंग इन क्लोज 1 and 2 सेल अप्लाई, क्या? टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इज एन एनिमी एलियन। अगर कोई एनिमी एलियन है तो फिर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं रहेगी, यानी उन्हें ये नहीं मिलेगा जो अरेस्ट एंड डिटेंशन के जो खिलाफ प्रोटेक्शन काफ़ी सारी मिल रही हैं, जैसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, उसे कोज बताना है, ये सब चीज़ें लीगल प्रैक्टिशनर अवेलेबल अपनी चॉइस का करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, पहला। दूसरा कह रहे हैं टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अदरवाइज फिर बेनिफिट क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम ही है कि कोई फर्दर क्राइम ना हो, उस चीज़ को रोकना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, ये प्रोटेक्शन इनमें नहीं देखने को मिलेंगे जो आर्टिकल 22 में है।
तो यही बात है। अब इसे देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया, एनिमी एलियन भी पढ़ ही लिया। एनिमी एलियन को थोड़े अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन हाँ फॉरेनर को मिलेगा। तो यही बात है कि आप जब इसे समझते हैं इस वे में कि आर्टिकल 22 की जब हम बात करें तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो 1 तो हमारे आंसर में 2 तो हमारे आंसर में आना ही आना है, मतलब ए और सी होगा। इसके बाद आप देखो तो एनिमी एलियन वाली बात कह रहे हैं, तो उन्हें तो मिलेगा ही नहीं प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इस वे में 1 भी आएगा आंसर में, क्योंकि एनिमी एलियन को भी नहीं मिल रहा है प्रोटेक्शन। तो आंसर क्या हुआ? ए। तो इस तरीके से ए है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉरेनर को अवेलेबल रहेगा, बिल्कुल रहेगा ना। 15, 16, 19, 29 और 30 ये बस अवेलेबल नहीं है, बाकी सारी हैं। ठीक है, हाँ तो ये क्लोज वाला पढ़ लेना, आर्टिकल 22 का क्लोज 3। तो ये बात इन्होंने साफ तौर से लिखी है, फॉर टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन। ये क्वेश्चन वही मैंने कहा ना, आर्टिकल बेस्ड है। डायरेक्ट आप किसी बुक को पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक को, तो ये पॉइंट्स शायद मिस भी हों। कौन सा राइट वो केवल नॉन सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये तो नहीं है, ये तो हमें पता है, ये नॉन सिटीजन को अवेलेबल नहीं, क्योंकि आर्टिकल 19 में है। तो 1 तो हट गया। आगे कह रहे हैं, अच्छा हमें बस थर्ड चेक करना है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस। ये तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच आएगा। ठीक है, तो ये भी है, बिल्कुल है अवेलेबल। तो थर्ड जो हमारे आंसर में है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। तो हमारा आंसर 2 और 3 वाला यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो आर्टिकल 16 है। तो जो आर्टिकल 16 हमें पता है वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए है। कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट का नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी हम करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, तो हमें पता है ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। अगला कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 24। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, ये तो डीपीएसपी में है ना, ये डीपीएसपी में आर्टिकल 43A में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कि हमारे फंडामेंटल राइट में। तो आंसर सी। अगला कह रहे हैं प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो ये तो आर्टिकल 19 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट एज इंसाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे फंडामेंटल राइट से कौन सा संबंधित नहीं है? तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। हाँ, तो ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, बिल्कुल फंडामेंटल राइट में है। प्रोहिबिट करना ट्रैफिकिंग को, ये तो अभी हम पढ़ करके आए, 23 में है, फंडामेंटल राइट है बिल्कुल। जो पब्लिक हेल्थ और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, यानी वैसे जो शराब वगैरह हैं और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, इनको रोकना, ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट है, राइट। और एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोशन के लिए, हमें ये डीपीएसपी में देखने को मिलेगा। डीपीएसपी में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 3 और 4 डीपीएसपी का पार्ट है, राइट, ना कि फंडामेंटल राइट का। और आपसे नॉट ही पूछा है इन्होंने, तो मतलब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 1 और 2 जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट है। तो 1 और 2 को आप एलिमिनेट कर दोगे, और 3 और 4 दोनों ही हमारे डीपीएसपी का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट का। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है। पहला कह रहे हैं जो राइट आर्टिकल 32 के तहत मिला है कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359। तो आर्टिकल 32 में क्या है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसे हार्ट एंड सोल कहा गया है अंबेडकर जी के द्वारा। अच्छा, अब एक चीज़ और सोचना, अब आर्टिकल 32 पर काफ़ी सारे सवाल हैं, रिट्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा कह रहे हैं कि जो इन्फोर्समेंट है आर्टिकल 20 और 21 का, इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तीसरा कह रहे हैं जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा अंडर पार्ट 3, तो ये भी देखने को मिलेगा। और ये स्टेटमेंट क्या है वो मैं समझाता हूँ। फिलहाल आगे देखिए, द फंडामेंटल राइट कैन बी एब्रोगेटेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू मेंबर ऑफ फोर्सेज चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। या ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है ये कानून के द्वारा एब्रोगेट किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, जो कि पार्लियामेंट ऑब्वियसली बनाई हुई है। कब? जब बात आएगी मेंबर्स ऑफ द फोर्सेज की, वैसे मेंबर फोर्सेज की जिन्होंने पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस मिला है। तो आप बेयर एक्ट में जब पढ़ोगे आर्टिकल 35 में, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, तो यहाँ बहुत ध्यान से आपको एक स्टेटमेंट पढ़ना है, पार्लियामेंट शेल हैव एंड स्टेट लेजिस्लेचर शेल नॉट हैव। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है, बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। किन चीज़ों के आधार पर कानून बनाना है? अगर आर्टिकल 6 के क्लोज 3 के अंदर, या आर्टिकल 32 के क्लोज 3 के अंदर, आर्टिकल 33, 34 इनके अंदर, तो पार्लियामेंट के द्वारा ये लॉ बनाए जाएंगे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेज, यानी अगर पार्ट 3 के अंदर कोई पनिशमेंट है जो ऑफेंस के रूप में डिक्लेयर की गई है, तो इन चीजों पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात अच्छे से समझिए।
एक स्टेटमेंट इसमें और है, द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 दैट इज द राइट टू मूव कोर्ट व्हेन आवर फंडामेंटल राइट गॉट वायलेटेड कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359। यानी जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 32 में आप कोर्ट जा सकते हो जो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल 359 के तहत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सारे ही फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के टाइम पर सस्पेंड कर दिए जाते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। इसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 प्रभाव में नहीं रहते हैं। 20 और 21 को छोड़ करके कोई भी अनुच्छेद प्रभाव में नहीं रहता है। ठीक है, तो आई होप आप फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब समझ गए। तो वही चीज यहाँ पे कहने का मतलब, वैसे हम और इनकी चर्चा करेंगे इमरजेंसी के टाइम पे। तो इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यानी आप कोर्ट जा सकते हो। दूसरा कह रहे हैं कि जो इन्फोर्समेंट है आर्टिकल 20 और 21 का, ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहे हैं पनिशमेंट कैन प्रिस्क्राइब बाय स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं पार्लियामेंट के द्वारा, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन सी गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आप किसी मॉक टेस्ट में नहीं देखोगे, यूपीएससी के द्वारा ही पूछे गए हैं। फंडामेंटल राइट कैन बी एब्रोगेटेड बाय लॉ, हाँ बिल्कुल सही है ये तो हमने पढ़ा ही साफ तौर से। आगे देखिए, फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट। दूसरा कह रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के एम्बिट में नहीं फॉल करता। तो दोनों बातें सही है। अगर हम 97th अमेंडमेंट देखेंगे तो इनके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने का अधिकार है और ये आर्टिकल 19 के तहत है, राइट टू फ्रीडम के अंदर। तो राइट टू फ्रीडम बहुत सारे फ्रीडम देता है, एक वेराइड रेंज ऑफ फ्रीडम्स है जिनमें 6 मुख्य हैं और इनमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म किया जा सकता है ऑब्वियसली। इसके अलावा जो डीपीएसपी है इनमें हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने की बात है आर्टिकल 43 बी में। ठीक है, तो ये भी एक एंगल है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के एम्बिट में भी देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये डीपीएसपी में देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इनिशियली डीपीएसपी में रखा गया, बाद में अमेंडमेंट करके हमारे फंडामेंटल राइट का भी पार्ट बना दिया गया। किस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल्ड किया कि जो हमारा संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, ये भी लॉ के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 13 में, जिसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है। तो मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट से संबंधित नहीं है, उसके किसी पार्ट का वायलेशन करते हैं, तो वैसे केस में उस पर्टिकुलर लॉ को रद्द किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, गोलकनाथ केस में। ठीक है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट केसेस बताऊंगा, उस टाइम पे हम बहुत डेप्थ में इनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा। वैसे आप देखो तो ये क्वेश्चन और भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें पूछ रहे हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का है और ऐसे आपने गौर किया होगा, अभी हमने पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए जिसमें एक पर्टिकुलर आपको प्रोविजन फंडामेंटल राइट का उठा करके पूछ दिया जाता है कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत पहले से 1995 से ही हम देख रहे हैं। तो इसमें भी इन्होंने यही पूछा है कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो कि आर्टिकल 17 में है, ये आपको किस पर्टिकुलर पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये राइट टू इक्वलिटी में देखने को मिलेंगे 14 से 18 के बीच। आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो केवल इंडियन सिटीजन के लिए है, आर्टिकल 19, 21, 15 और 16। तो हमें पता है 15, 16, 19, ठीक है, ये केवल इंडियंस के लिए है। 21 तो सभी के लिए है। तो आंसर क्या होगा? 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। पहला कह रहा है राइट टू एजुकेशन, दूसरा कह रहा है राइट टू स्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, तीसरा कह रहा है राइट टू कन्फर्ड विद टाइटल्स और चौथा कह रहा है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो डेफिनेटली राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट का पार्ट। माइनॉरिटीज का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश करने वाली बात है, ये भी हमने देखा माइनॉरिटीज के राइट वाली बात है। राइट टू बी कन्फर्ड विथ टाइटल्स, नहीं ये तो टाइटल्स वाली बात बंद हो गई ना, उपाधियों का अंत हो गया है आर्टिकल 18 में। ठीक है, किसी को अलग से कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, हाँ बिल्कुल है, ये हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 में है। ठीक है, तो इस कारण से जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी है, क्योंकि ये गलत है, हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछ रहे हैं कि कौन सा जो मौलिक अधिकार है ये एक्सप्लोइटेशन जो शोषण होता है बच्चों का, इससे संबंधित है। तो आर्टिकल 24 में ये कहा गया है साफ तौर से कि 14 साल से कम बच्चों को किसी भी हजार्डस वर्क में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए,
जो फंडामेंटल राइट गारंटीड है हमारे संविधान में, ये केवल सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो ये हमारे प्रोक्लेमेशन जब होती है नेशनल इमरजेंसी की, तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। इसकी हम चर्चा करेंगे बहुत डेप्थ में इमरजेंसी वाले टाइम पे। अगला सवाल देखिए, कौन सी फंडामेंटल राइट की जो कैटेगरी है, इनमें हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी देखने को मिलेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया, राइट टू इक्वलिटी जो कि 14 से 18 है, इसके बीच हमें आर्टिकल 17 देखने को मिलेगा। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, यानी वोट देना और इलेक्ट होना, ये किस तरीके का अधिकार है? तो नेचुरल और लीगल तो आप हटा दोगे, बच गया फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, फंडामेंटल राइट ये नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान के द्वारा हमें मिला है। मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में फर्क होता है। तो मेजर जो डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमन ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं। बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट टू वोट आर्टिकल 326 के तहत है और ये एक संवैधानिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये बहुत सारे स्टेट बेसिस में पूछा गया, हर साल स्टेट बेसिस में पूछते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो राइट टू एजुकेशन है, इसे हमें फंडामेंटल राइट की सूची में कब जोड़ा गया? तो हमारे संविधान में संशोधन हुआ 2002 में। बहुत सारे स्टेट पीएससी में सिर्फ ईयर पूछ लेते हैं, पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। 2002 में संविधान में संशोधन हुआ, 86th अमेंडमेंट, और इसी के तहत ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन को। कौन सा फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है? तो इसमें पहला कह रहे हैं कि, अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक हमने किया है क्या? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, हाँ ये हमारे फंडामेंटल राइट है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल है। इसके बाद कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, नहीं ये डीपीएसपी है, तो आंसर सी हो जाएगा। एनी प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो अंडर आर्टिकल 19, बट इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर एंड मॉरलिटी। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। ए लेजिस्लेशन विच कन्फर्ड ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच पार्ट ऑफ द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहे हैं देखिए, एक लेजिस्लेशन है यानी कोई कानून है जो कन्फर करता है किसे? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, यानी बेसिकली जो पावर में है, एक वर्ड में कहा जाए तो गवर्नमेंट के तहत। तो इसमें यह कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी है उन्हें एक अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड पावर दे दी गई है, मतलब वो अपनी मर्जी से किसी भी डिसीजन ले सकते हैं। किस केस में? जब लॉ के एप्लीकेशन की बात आएगी। तो ये जो प्रोविजन है जिसमें अनकंट्रोल्ड पावर दे दी गई है, ये हमारे आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि अगर दो पर्सन हैं, दोनों ने ये मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों ने सेम क्राइम को कमिट करा, तो कानून के आधार पर सजा देने की बजाय आप अगर डिस्क्रिशन के आधार पर सजा दी जा रही है, जैसे एक को हार्श पनिशमेंट दिया जा रहा है और दूसरे को छोड़ दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारे इक्विलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन है, जो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है। ठीक है, तो इस कारण से आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। अब देखिए कितना ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसे क्लैरिटी है कि जो लॉ है उसके समक्ष समानता के अधिकार की बात की गई है। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ के केस में अगर कोई सिमिलरली सर्कमस्टेंट पीपल हैं तो उनके खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून के समक्ष। तो ये बात आर्टिकल 14 का एक कोर फीचर है। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट इक्विलिटी ऑफ मेन एंड वीमेन की जो बात है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? आर्टिकल 14-15 में, फिफ्थ शेड्यूल में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, आर्टिकल 20 में। तो बहुत ही आसान सवाल है। आर्टिकल 14 और 15 में हम साफ तौर से देखते हैं कि रेस, कास्ट, सेक्स, इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 14 और 15 में क्या है, उम्मीद है आपको ध्यान होगा। आर्टिकल 14 में हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। ठीक है, और जबकि आर्टिकल 15 में हम ये बात करते हैं कि जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। The Supreme Court has held that hosting the national flag atop the private building is a fundamental right. प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर आप हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये किसके तहत? फंडामेंटल राइट में रखा गया। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, ये हमारे आर्टिकल 19 के तहत है। आर्टिकल 19 में एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है अपने आप को, तो डेफिनेटली हम अपनी देशभक्ति को अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 19(1)(a). नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आई नो आपको ये देखते हुए आंसर आ गया है। ठीक है, तो वही पूछ ही रहे हैं, ये हमारे किस आर्टिकल में गारंटीड है, और ये सारे यूपीएससी के ही सवाल हैं, सीडीएस के, एनडीए के, इनके। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को वेल, टैंक और बाथिंग घाट। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवाया था। ठीक है, रिवीजन भी करते चलना है, आर्टिकल 15 में ये चीज़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पूछ रहे हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत जो बेनिफिट्स हैं जो आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है, ये हमें देखने को मिलेंगे किन के लिए। पहला कह रहे हैं सभी सिटीजन के लिए जो कि इंडिया में रह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं सभी इंडियन सिटीजन के लिए जो बाहर रह रहे हैं। वैसे फॉरेनर्स जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं वो, या सभी सिटीजन जिनका जन्म भारत में हुआ है। तो देखिए, अगर सभी सिटीजन जिनका जन्म भारत में हुआ है, मे बी वो बाहर रह रहे हो, तो फिर आर्टिकल 14 के तहत क्यों उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे डायरेक्टली। ये तो बहुत ब्रॉड टर्म है ना, मतलब ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया, बहुत सारे इसमें केसेस बनते हैं, तो ये चीज़ डेफिनेटली गलत है। इसके बाद हाँ, ऑल सिटीजन लिविंग इन इंडिया, बिल्कुल। ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, तो अब्रॉड में अब्रॉड का लॉ एप्लीकेबल होगा, आर्टिकल 14 के बेनिफिट्स वहां क्यों मिलेंगे। ठीक है, ये तो सेंस बना रहा है। तो ये तो 2 भी नहीं होगा, तो आंसर तो हमारा आ गया 1 एंड 3। हाँ, अगर कोई फॉरेनर रह रहा है, हमारी टेरिटरी के अंदर रह रहा है, तो डेफिनेटली उसे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा, उसे भी कानून के समक्ष समान माना जाएगा। तो ये चीज तो रहेगी ही। तो आर्टिकल यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 1 एंड 3। तो आर्टिकल 14 तो फॉरेनर और इंडियन सिटीजन दोनों के लिए है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमें पता है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। पार्ट 3 में हमें आर्टिकल 21 में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन सीडीएस का है। ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो फंडामेंटल है, यानी मूलभूत हैं। तो ऐसा क्यों है, ये हमारे संविधान के द्वारा प्रोटेक्ट और इन्फोर्स किए जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल फंडामेंटल है, कोर है। दूसरा कह रहे हैं इसे सस्पेंड किया जा सकता है केवल और केवल संविधान में जैसे बातें मेंशन है उसके तहत ही। तीसरा कह रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट ही एनफोर्सिबल है। चौथा कह रहे हैं इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट का फंडामेंटल से क्या रिलेशन है। अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता तो ये फंडामेंटल है, वैसे तो किया जा सकता है, ये तो खुद ही में ही गलत है। ठीक है, तो फोर्थ तो गलत है, फोर्थ को पहले हटाएंगे, फर्स्ट अब चेक करना है। तो हाँ, हमारे संविधान में ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड है, एनफोर्स्ड है। ठीक है, हाँ, ये लीगली एनफोर्सिएबल है, आर्टिकल 32 में प्रोटेक्टेड है। तो ये बातें बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा हमारा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, तो आंसर डी बिल्कुल सही है। यूपीएससी के द्वारा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस के एग्जाम में पूछा गया है, आपको फंडामेंटल राइट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। राइट टू वोट जो कि आर्टिकल 326 के तहत, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 12 से 35 तक है, तो आर्टिकल 326 है, ये तो संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक। फर्स्ट तो गलत है। उसके बाद सेकंड हमें बस चेक करना है। आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि वो सभी कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हैं उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन ये प्रोविजन अमेंडमेंट के तहत शामिल नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट अगर हम एलिमिनेट कर दें और सेकंड को इंक्लूड करें, हमारा आंसर डी बिल्कुल सही होगा। बाकी की चीजें भी पढ़ लेते हैं। राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस लेड डाउन अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। क्या आपको आर्टिकल याद है, किसी भी पर्सन को खुद के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता विटनेस बनाने के लिए। नहीं याद है तो फिर से रिवीजन करिए। आर्टिकल 20 का क्लोज 3 जो है वो कहता है नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो जो भी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी कन्विक्शन की बात आएगी तो इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगी आर्टिकल 20 के तहत, जबकि आर्टिकल 22 में अरेस्ट और डिटेंशन के लिए प्रोटेक्शन मिलेगी सर्टेन केसेस में ऑब्वियसली। तो आंसर इसका डी है। नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बी डिक्लेयर वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट। हाँ, ये हम डीपीएसपी के टाइम पे पढ़ेंगे, और वैसे बहुत सारे सवाल हैं जो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से एसोसिएट करके पूछे गए हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे। तो इसमें यही कह रहे हैं कि डीपीएसपी जो है, इसे आप इस वे पे फंडामेंटल राइट को वॉइड नहीं कर सकते कि ये डीपीएसपी का वायलेशन हो रहा है, बिकॉज हमारी फंडामेंटल राइट एनफोर्सिएबल है, डीपीएसपी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 23 और 24 में। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग बिल्कुल है, आर्टिकल 23 में है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं, ये चीज तो आर्टिकल 14 से 18 में है ना, राइट टू इक्वलिटी के तहत, तो सेकंड तो होगा नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो माइनॉरिटी वाली तो ये तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, हाँ ये है आर्टिकल 24 में। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन सी 1 एंड 4। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें अगर आपको आर्टिकल पता है तो आप बहुत इजीली कर लोगे, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप देखो सिविल सर्विसेज 2017 में लाइन बाय लाइन ऑप्शन के साथ उठ करके आ गया। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, सेम ही क्वेश्चन है। सीडीएस का क्वेश्चन बिल्कुल मस्ट है करके जाना। ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर कवर्ड है हमारे संविधान में। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग आर्टिकल 23 में,
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 24 में। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस ये तो पता है आर्टिकल 25 में। वैसे अब तो आपको चीज़ें याद हो गई होंगी काफ़ी अच्छे से। तो हाँ, सारी चीज़ें हैं ना, ऑप्शन ए सही है। फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, तो जस्टिसिएबल है। मैंने बहुत ज़्यादा स्टेट पीएससी के सवाल इंक्लूड नहीं किए क्योंकि वो आर्टिकल बेस्ड हैं। जैसे पूछ रहे हैं आर्टिकल 14 में क्या है, तो अब ये तो हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, ये सब चीज़ें तो आपको याद हो गई होंगी। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। तो जो फंडामेंटल राइट है इसे सस्पेंड किया जा सकता है केवल, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है, कौन सा मानव अधिकार भी है और मूल अधिकार भी है, ह्यूमन राइट भी और फंडामेंटल राइट भी। ये हमारा राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार है ना, ये अपने आप में ह्यूमन राइट भी है। ह्यूमन राइट क्या बात करता है, मानव की गरिमा। और ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है ये थ्योरी कि ह्यूमन राइट जो है वो मानव अधिकारों की बात करता है, मानव को कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए बीइंग अ पर्सन, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो अलग अलग नेशन अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं अपने संविधान के अकॉर्डिंग। इन इंडिया में अगर हम देखें तो राइट टू एजुकेशन डेफिनेटली आर्टिकल 21A में है, जो कि एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। इसके अलावा आप देखो तो राइट टू लाइफ में भी देखने को मिलेगा, राइट टू लाइफ के भी सब क्लोज में, जो कि आर्टिकल 21 में है। तो हमारे फंडामेंटल राइट का तो पार्ट हुआ ही, और राइट टू एजुकेशन ह्यूमन राइट जो है वो ऑब्वियसली है पहले से भी। पूछ रहे हैं कि कौन सा जो अधिकार है वो नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में है, जो कि अवेलेबल नहीं है नॉन सिटीजन को। फ्रीडम टू मूव रिजाइड, हाँ यही बात है, ये बी में है ऑप्शन। तीसरा कह रहे हैं फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, नहीं ये चीज़ तो ऑब्वियसली नहीं है। ये तो इवन इंडियंस को भी फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं है, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। चौथा कह रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाँ ये चीज़ है, अगर कोई फॉरेनर है उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, और ये चीज़ दोनों को है, फॉरेनर नॉन सिटीजन दोनों को, यानी इंडियन सिटीजन को भी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बिल्कुल सही आंसर होगा। जो इंडियन सिटीजन है उनके पास कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, किसी भी पार्ट में रिजाइड और सेटल होने का, एक्वायर करना, होल्ड करना और डिस्पोज करना प्रॉपर्टी को, किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो फंडामेंटल राइट का पार्ट कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, तो ये तो आसान सवाल है। राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है, यानी उसे एनफोर्स करने की, एप्लीकेबल बनाने की, ये किन की है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की। तो हमें पता है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो। इसी तरीके से आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, बट डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के पास डायरेक्टली ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो एनफोर्समेंट वाली जब बात आएगी, ठीक है, प्रोटेक्शन तो आपको मिलेगा, बट एनफोर्समेंट वाली जब बात आएगी मूल अधिकारों की, तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देखने को मिलेंगे। और भी काफ़ी सारे सवाल है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, बट वो एसोसिएट करके पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।